ये देखिए आपका सीपीसी चल रहा था और इसमें अब आज थोड़ा बहुत बचा रह गया है आपका मुख्य मुख्य सेक्शन। फिर एक बार दोहराया जाए आपका वाद दायर करने का स्थान, क्योंकि पिछली बार आपका मैंने 3 क्वेश्चन इससे बना था, तो चांस रहता है कि 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसीलिए फिर हम एक बार धारा आपका दोहरा रहे हैं। धारा 9 में आपका अभी पढ़ाना है, अभी पढ़ाया जाएगा। पहले आपका तो धारा 9 में सूट ऑफ सिविल नेचर यानी कि दीवानी प्रकृति का वाद। धारा 10 में रेस सब जुडिस का सिद्धांत यानी कि वाद का रोक दिया जाना। रेस जुडिकेटा 11 में है। 12 में अतिरिक्त वाद का वर्जन। धारा 13 में विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। तो अगर 6 आधार आप साबित कर देते हैं तो वह जो फॉरेन जजमेंट होगा वह कंक्लूसिव भारत में नहीं होगा। फिर विदेशी निर्णय के बारे में प्रिजम्पशन उपधारणा आपका 14 में है। इसके बारे में प्रिजम्पशन किया जाएगा कि आपका जो विदेशी न्यायालय जजमेंट दिया है वह जजमेंट देने के जुरिडिक्शन या अधिकारता रखता था। लेकिन ये उपधारणा खंडनीय है। इसको काटा जा सकता है क्या साबित करके कि उस न्यायालय को अधिकारता नहीं थी। यानी कि दोनों बातें हैं, उपधारणा भी की जा रही है और उस उपधारणा का खंडन करने का आधार भी बताया जा रहा है। इसके बाद आपका 15 पिछली बार पूछा गया था कि मुकदमा कहाँ दायर किया जाएगा, तो 2 कंडीशन याद रखिए। एक तो सक्षम न्यायालय में करेंगे, और सक्षम में अगर 4-5 सक्षम है तो सक्षम में किस न्यायालय में, बीच वाले में कि उच्चतर में कि निम्नतर में, निम्नतर में। इसकी इससे समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, क्या पक्षकार करार करके अधिकारता छीन सकते हैं या अधिकारता प्रदान कर सकते हैं? नहीं। एक आपका क्वेश्चन मैं बताया था वो जरूर याद रखिए कि अगर दो से अधिक व्यक्ति करार करते हैं कि दो या दो से अधिक न्यायालयों को अधिकारता है, तो किसी पर्टिकुलर न्यायालय में विवाद उत्पन्न होने पर जाया जाएगा तो ये करार वैध होगा, क्योंकि अधिकारता काटी नहीं गई है बल्कि 2 विकल्प था, या 2 से अधिक और उसमें से एक का चयन किया गया है। इसके बाद 16, 17, 18 ग्रुप याद रखिए। अचल संपत्ति से संबंधित वाद कहाँ दायर होंगे? 16 में आपका 6 पॉइंट हैं। 17 में विभिन्न न्यायालयों की अधिकारता में संपत्ति है तो किसी एक न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। 18 में अगर सीमा का विवाद है तब मुकदमा पिछली बार आया था। 19 में चल या शरीर के प्रति दोष या टाट किया गया है तो कहाँ मुकदमा होगा? याद रखिएगा, जहाँ दोष किया गया, जहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलेगा वादी को, जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, तीसरा जहाँ प्रतिवादी कारोबार करता है, और चौथा एक ऑप्शन मैं बताया था जहाँ प्रतिवादी व्यक्तिगत अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। 4 स्थानों में से वादी किसी भी एक स्थान के न्यायालय में आपका शरीर के प्रति अपकृत्य या चल संपत्ति के प्रति अपकृत्य के मामले में मुकदमा कर सकता है। फिर आपका 20 से जेस में आया था पिछली बार कि वाद दायर करने के स्थान के बारे में अवशेषी धारा या अवशिष्ट धारा या रिजुडियरी प्रावधान कहाँ है? 20 में। 20 भी याद रखिएगा। फिर अधिकारता पर अटैक पूछा जाता है। आपका धारा पूछी गई है उत्तराखंड में, यूपी में भी, कि धारा के तहत सीपीसी में आपका 21 के तहत 3 अधिकारता की बात की गई है। पहला स्थानीय अधिकारता, दूसरे खंड में धन संबंधी। दोनों का नियम सेम चलेगा कि आपत्ति कब तक कर दी जानी चाहिए, तो सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर या जहां विवादक स्थिर किए जाते हैं, फैक्ट इन इशू बनाए जाते हैं, वहां कब तक कर देना है? या तो फैक्ट इन इशू के निर्माण के समय या उसके पूर्व।
और निष्पादन कार्यवाही तीसरा खंड पूछा जाता है। एग्जीक्यूशन में आप आपत्ति कब तक कर सकते हैं, तो बस एक लाइन मारिएगा, सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर। तो आपका एक अधिकारिता का उल्लेख नहीं है, वह आपका टेक्निकल क्वेश्चन नया बन सकता है। विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता या सब्जेक्ट मैटर संबंधी अधिकारिता। यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस अधिकारिता पर आपत्ति कभी भी की जा सकती है। दे देगा स्थानीय, दूसरा दे देगा धन संबंधी, तीसरा विषय वस्तु संबंधी, चौथा उपर्युक्त सभी। तो सभी पर हमेशा नहीं करेंगे, तो इसमें आपका 21 में कौन अधिकारिता नहीं दी गई है, विषय वस्तु, उसको कहीं अलग लिख लीजिए। पढ़ाते समय छूट गया था आपका कि विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति कभी भी की जा सकती है। हो सकता है पूछ ले अंदर जाकर। 21 विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति कभी भी की जा सकती है।
देखिए आपका ये धारा हम बता रहे थे 21, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। फिर आपका 21A, आपका की अधिकारिता पर अगर आपको आपत्ति है तो आप अपील या रिवीजन में जाइए, आपत्ति करिए। लेकिन उसके लिए डिक्री अपास्त करने के लिए आप नया वाद नहीं ला सकते। ये आपका 21A में है। फिर 22 आपका, जो वाद एक से अधिक न्यायालय में दायर किए जा सकते थे उनको ट्रांसफ़र करने की शक्ति आवेदन दिया जाएगा। तो आवेदन किस न्यायालय में दिया जाएगा ये 23 बताएगा। और 23-22 का सप्लीमेंट्री सेक्शन है, याद रखिए। 23 से क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाइज बना है। इसके बाद 24 हमने बताया था कि जिला न्यायालय और हाई कोर्ट मामलों को क्या कर सकता है, सिविल मामलों को ट्रांसफ़र कर सकता है किस धारा में, 24 में। और आपका 25 में कौन हमने बताया था ट्रांसफ़र करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट। और अगर गलत आधार पर माने तंग या तुच्छ आधार पर एप्लीकेशन दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट आवेदनकर्ता पर कितना कंपसेशन लगा सकता है, अधिकतम 2000। और जो विरोध किया एप्लीकेशन का उसको दिलवा सकता है। इतना याद रखिए। आइए 26 से शुरू किया जाए। आपका वादों का दायर किया जाना, 26 से भी आपका क्वेश्चन बना है कि आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वादों का दायर किया जाना। तो आपका धारा 26 का जो आपका कह सकते हैं कि प्रक्रिया दी गई है वह आदेश 4 में दी गई है। यानी कि वाद दायर किया जाना 26 धारा में ये प्रिंसिपल है। और इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वह याद रखिएगा किस धारा में, तो आपका नहीं किस आर्डर में, आर्डर 4 में। तो जब भी धारा 26 पढ़िए आप एक बार आर्डर 26 आर्डर 4 हल्का सा देखिएगा, बस मिलाने के लिए ज़्यादातर पूछा जा सकता है। देखिए इसमें आपका कैसे क्वेश्चन बना है कि हर वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए दायर किया जाएगा। यानी कि वाद दायर कैसे किया जाएगा, तो न्यायालय में प्लेंट प्रस्तुत करके किया जा सकेगा या अन्य प्रकार से जैसा आर्डर 4 में विहित किया गया है नियमों द्वारा। इसके बाद क्लास 2 महत्वपूर्ण है। हर वाद पत्र में जो तथ्य होंगे वह शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। यहाँ 2-3 बार क्वेश्चन आपका बना है। देखिए मॉडल क्या बना है कि वाद पत्र के तथ्यों को कैसे साबित किया जाता है। दे देगा मौखिक साक्ष्य द्वारा, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा, तीसरा शपथ पत्र द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। यही भरमाऊ क्वेश्चन आपका बना है। तो बेयर एक्ट क्या बताता है, मौखिक कि दस्तावेजी किस एफिडेविट द्वारा। तो बेयर एक्ट में क्या लिखा है, शपथ पत्र। तो मौखिक और दस्तावेजी न मारिएगा, यहाँ आपको क्या मारना है, शपथ। उसको अंडरलाइन करिए। 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है और कई लोग गलत करके आ गए हैं प्री में। तो हर वाद पत्र की जो अंतर माने बातें होगी उसके समर्थन में आप क्या लगाएंगे, आपका एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र। अब शपथ पत्र के बारे में कहाँ प्रावधान है, तो शपथ पत्र के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह आपका आदेश 19 में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन शपथ पत्र पर बनता है कि क्या शपथ पत्र एविडेंस होता है कि नहीं, एविडेंस नहीं होता। फिर किस केस में कहा गया, सुधा देवी बनाम MP नारायण। लेकिन न्यायालय चाहे तो शपथ पत्र को भी साक्ष्य के रूप में क्या कर सकता है, मान सकेगा। अगला ये धारा 27 प्रतिवादी को समन, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। इधर आपका सेक्शन पहले याद रखना है
प्रतिवादियों को समन पूछे तो 27, अगर प्रतिवादी दूसरे राज्य में निवास करता है तो 28, और विदेश में निवास करता है या विदेश से समन भारत में आ रहा है तो 29। तीन धाराएं पहले क्रम से याद करना है। समन के बारे में सब्सटेंसिव प्रावधान धारा 27, 28 और 29 में है। ये प्रतिवादी को समन है, गवाह को नहीं। गवाह पूछ दे तो धारा 31 लागू होगी। प्रतिवादी पूछे तो 27, 28 और 29। अगला क्वेश्चन आपका जो बना है कि समन का उद्देश्य क्या होता है, तो समन क्यों जारी किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है 27 में। समन दो आपका दो उद्देश्यों के लिए जारी होता है। पहला, प्रतिवादी न्यायालय में एपियर हो, और दूसरा, प्रतिवादी यानी कि विपक्षी वादी के दावे का उत्तर दे, आंसर दे। तो समन जारी करने का क्या उद्देश्य होता है, ये क्वेश्चन बना है तो दो उद्देश्य मारिएगा। आपका क्या क्या उद्देश्य है कि प्रतिवादी कोर्ट में क्या हो, हाजिर, और दूसरा क्या उद्देश्य है कि वादी के दावे का क्या दे, जवाब। ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आपका प्रक्रिया दी गई है। आदेश आपका 5 में, 5 से मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम वो आपका याद रखना है। आदेश 5 नियम 1, समन का जारी किया जाना। तो वाद समन की तामील माने तामील, तो जब समन की तामील होती है, यानी कि आपका समन कब जारी किया जाएगा, पहला नियम, तो जब वाद पत्र सम्यक रूप से दायर हो गया उसके 30 दिन के अंदर। अब अगर तामील हो गया तो प्रतिवाद पत्र कब दायर किया जाएगा, तो तामीली के 30 दिन के अंदर। ये याद रखें सामान्यतः। फिर आपका समन कब जारी किया जाना आवश्यक नहीं है, जब प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर हो और वादी के दावे को क्या कर ले, स्वीकार। मुख्य रूप से आदेश 5 का नियम 1 समाप्त हो गया। इसके बाद आदेश 5 का नियम 9 पढ़ना है अच्छे से। समन जारी किया जाना तो कौन लेकर जाएगा समन, तो न्यायालय का अधिकारी या डाक द्वारा। अब कोरियर, ईमेल, फैक्स भी सब आ गया है। फिर आदेश 5 का नियम 9 पिछली बार पूछा गया था, दस्ती समन, यानी कि वादी को ही समन दे दिया जाए कि हाथों हाथ जाकर वह प्रतिवादी को समन दे दे, इसी को दस्ती समन कहते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है कि दस्ती समन कहाँ है। फिर आपका समन की तामील का ढंग पूछा जाता है, तो नियम 12 में, यानी कि तामील का देखिए तो एक बार देखिए तो आदेश 5 का 10 है, 10 है। इसके बाद आपका चस्पा करके समन की तामील 17 पूछा जाता है, प्रतिस्थापित तामील 20, और समन के बदले पत्र 30। कम से कम इतना नियम तो जरूर याद रखें। समन के बदले पत्र कौन सी नियम है, 30। और बीच में पूछ सकता है, लेकिन मेन मेन चीज़ें जो 99% चांस हैं, उन नियमों को तो याद ही करना पड़ेगा। फिर आइए आपका 28 हो गया, दूसरे राज्य में है। 29 आपका 30 महत्वपूर्ण है। 30 इसलिए महत्वपूर्ण धारा है कि 30 सिविल न्यायालयों को कुछ पावर देती हैं और तमाम पावर देती हैं, और 30 का वायलेशन करना धारा 32 के तहत दंडनीय है। धारा 32 में पूछा गया है कि धारा 32 किसकी सप्लीमेंट्री धारा है, 30 की धारा, धारा किसकी, 30 की। पहला क्वेश्चन, धारा 32 में प्रतिकर लगाया जाता है कि आपका कंपसेशन नहीं, जुर्माना, तो आपका जवाब रहेगा जुर्माना। ये क्वेश्चन बना है कि धारा 32 में जुर्माना अधिरोपित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति की प्रतिकर, तो आप जुर्माना,
जुर्माना दंड का एक रूप है, अर्थात धारा 32 दंडात्मक नेचर की है। और अधिकतम रकम याद रखिएगा, धारा 32 के तहत अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? 5,000। फिर एक बार रकम तीन आपका रकम थोड़ा आप सीपीसी में तैयार करिए एक जगह। धारा 25 में अधिकतम कितना प्रतिकर सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है? तो 25 में हमने बताया था 2,000। फिर 32 में आए तो जुर्माना पूछा गया 2 बार, यह ना कि गलत हो जाए। अधिकतम कितना? 5,000। 95 में आ जाए तो 95 में आपका कह सकते हैं कि जो आपका प्रतिकर है अधिकतम 50,000। तो मैं बताया था कि ये पहले ये रकम 50,000 नहीं थी, 1,000 थी, और 1999 में कितना की गई? 50। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका सीआरपीसी में पूछा जा रहा है। तो अब सीपीसी में चांस है, क्योंकि सेक्शन 459 सीआरपीसी में 10 रुपये से कम की जगह अचानक 500 रुपये से कम किया गया, तो यहाँ भी 1,000 से कितना बढ़ा दिया गया? आपका 50,000। अब आइए धारा 30 देखा जाए, बहुत पावर देती हैं कोर्ट को। प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए सिविल न्यायालय आदेश दे सकते हैं। तो क्या क्या आदेश दे सकते हैं? आपका देखिए, या तो स्वप्रेरणा से आदेश ऐसे दे सकते हैं, या किसी पक्षकार के एप्लीकेशन पर। तो क्या धारा 30 के तहत सुमोटो से सिविल न्यायालय आदेश पारित कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और आवेदन पर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो क्या क्या आदेश दे सकते हैं? बहुत ज़्यादा है, आपका कोरिलेट करने पर घंटों लग जाता है, लेकिन अब समय नहीं है। नहीं तो आपका तमाम जगहों से इसको कोरिलेट किया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोरिलेट किया जाएगा। देखिए, ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिधान और उनका उत्तर देने से, दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति से, दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ के जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकट करे पक्षकार, निरीक्षण करने के लिए, पेश करने के लिए, इम्पाउंड या परिबद्ध किए जाने और लौटाए जाने से संबंधित हो। फिर अगला है, ऐसे व्यक्तियों के नाम समन निकाल सकेगा न्यायालय जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित है, या कोई पदार्थ पेश करने के लिए। और तीसरा है, यह आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा क्या किया जाए? साबित। अगर इस आदेश का कोई व्यक्ति जिसको आदेश दिया गया है सेक्शन 30 के तहत अगर वह वायलेशन करता है, पालन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति धारा 32 के तहत दंड का भागी होगा। तो धारा 32 किसकी पूरक धारा है? पूछ सकता है 30 की। 30 का वायलेशन करना कहाँ दंडनीय है? आपका 32 में, यानी कि व्यतिक्रम के लिए शास्ति। तो किस धारा का पालन व्यक्ति ने नहीं किया है? 30 का। मैंने 30 में जो आर्डर दिया गया कोर्ट द्वारा, सिविल कोर्ट द्वारा, उसका पालन नहीं किए हैं, तो सिविल कोर्ट भी आपको लपेट लेगा और धारा 32 के तल लपेट लेगा। तो क्या क्या कर सकता है पालन न करने वाले के खिलाफ? पहला, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा कि गिरफ्तार करके क्या किया जाए? कोर्ट में हाजिर। दूसरा, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा और विक्रय कर सकेगा। तीसरा आपका है, तीसरा ही महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर 5,000 से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। यहाँ अब जुर्माना 5,000 है, इसके पहले लिख लीजिए यह रकम 500 थी। यह रकम कितनी थी पहले? 500। 1999 में 500 की जगह कितना की गई? 5,000। प्रतिकर लगा सकता है कि जुर्माना? तो प्रतिकर न मार दीजिएगा, प्रतिकर आपका जुर्माना। जुर्माना दंड का ही क्या होता है? रूप। ये मुआवजा नहीं है। और आपका कह सकते हैं कि
कहेगा कि उपसंजात के लिए हाजिर होने के लिए गारंटी दो और नहीं ऐसा व्यक्ति गारंटी देता तो सिविल कारागार को क्या कर सकता है, सिविल कोर्ट सुपुर्द कि जाओ जेल। अब बहुत बदमाशी कर चुके हो, हमारे आदेश का पालन, बहुत कड़ा नियम है, 32 का वायलेशन करना, नहीं 30 का वायलेशन करना, 32 में जो मेन पूछा जाता है जुर्माना। फिर याद रखिए अधिकतम कितना, 5,000। ये रकम पहले कितनी थी, 500। कब बढ़ाई गई, 1999 में। किस समिति की सिफारिश पर यह संशोधन हुआ था, मलीमत। और कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2002। किस केस में इसे चुनौती दी गई वैधानिकता की, तो सेलम एडवोकेट। याद रखिए कौन सा केस, सेलम एडवोकेट, बताया गया है ये। हाँ, अब आइए आपका धारा 33 देखा जाए, निर्णय और डिक्री। देखिए आपका जजमेंट और आपका डिक्री, ध्यान में रखिएगा इसको भी। न्यायालय सुनवाई हो जाने के पश्चात निर्णय सुनाता है और निर्णय के अनुसरण में डिक्री पारित होगी। तो पहले कौन आया, तो पहले निर्णय आएगा और निर्णय के बाद क्या सुनाई जाएगी, डिक्री, पहला नियम। अब निर्णय कब सुनाया जाएगा, डिक्री कैसे पारित की जाएगी, इसके बारे में जो प्रक्रिया दी गई है वह आदेश 20 में दी गई है। यानी कि धारा 33 रीड विथ कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे, 20। मैं कई बार बता चुका हूँ कि 20 से एक क्वेश्चन बनना निश्चित मानकर चलिए, या तो निर्णय का समय पूछ ले, निर्णय में क्या लिखा जाएगा, डिक्री कितने दिन के अंदर तैयार होगी निर्णय दिए जाने के, 15 दिन के अंदर। जब तक डिक्री तैयार नहीं होती वह निर्णय ही डिक्री माना जाएगा, ये भी पूछा है। उसको हम क्या कहेंगे, डीम्ड डिक्री। फिर अचल संपत्ति के कब्जे की वापसी के लिए डिक्री, आपका आदेश 20 के नियम 9 में, और चल संपत्ति के लिए आपका 10 में, हक सुफा के लिए 14 में, 14 में ना देख, 14। और आपका जो पिछली बार आया था वह आपका आदेश 20 का नियम 19 का उप नियम 3, अन्यथा शब्द दिया गया है उसी से एक मुजरा निकला, इक्विटेबल सेटअप, यानी कि सामयिक मुजरा। पिछली बार जो एक क्वेश्चन आएगा आदेश 20 से, बहुत डिटेल में 2 दिन हमने सुबह वाले पीरियड में 2 दिन लग गया था पढ़ाने में, काफ़ी कोरिलेट करके आपका सीआरपीसी से हमने पढ़ाया था, वीडियो उपलब्ध है। लेकिन एक क्वेश्चन पूरा चांस है आने का आदेश 20 से, चाहे जैसे भी क्वेश्चन बने। इसके बाद आपका 34 इंटरेस्ट पूछा जाता है कि आपका सामान्यतः ब्याज की दर जो सिविल न्यायालय दिलवाएंगे वह कितनी हो सकती है, तो आपका कह सकते हैं कि 6% वार्षिक। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि आपका दमदूपत का सिद्धांत की धारा में है 34, तो ब्याज किस में है, 34। दूसरा क्वेश्चन कितना परसेंट सामान्यतः, 6%, तो इसी को दमदूपत का सिद्धांत आपका किस में है, 34। अब बहुत अंदर भाई संभव नहीं है बताना, आपका अंदर से पूछे तो थोड़ा बहुत समस्या है इस धारा में, अब उतना बहुत लंबा चल जाएगा। खर्चे आपका 35 में है, आपका याद रखिए सेक्शन मिलाने के लिए याद आता है। खर्चे किस में है, 35 में। मिथ्या या तंग करने वाले आपका दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे 35 में दिया गया है, ये भी याद रखना है। ये जो रकम है 3,000 रुपया 2015 में इसे निरस्त किया गया है। अब न्यायालय अपनी धन संबंधी अधिकारिता तक प्रतिकारात्मक खर्चे दिलवा सकता है। देखिए खंड 2 में एक रकम लिखी गई है 3,000 रुपये 2015 में, ये आपका निश्चित हो गया है वाणिज्यिक न्यायालय जो आपका आया उसके द्वारा। तो अब रकम कितना
मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए न्यायालय प्रतिकारात्मक खर्चे लगा सकता है। कितना? तो जिसके वो अपनी धन संबंधी अधिकारिता तक, जितना उसको क्या है न्यायालय को, मोनेटरी पावर, रकम अब हटा दिया गया है। इसके बाद आपका 35 ख, विलंब कारित करने के लिए खर्चा कोर्ट लगा सकता है। और एक लाइन याद रखना है, इस प्रकार इधर की धाराएं समाप्त होती हैं। अब आइए 3 धारा आपका बची है। वैसे सीपीसी काफ़ी आपका इतना बता दिया गया कि हमें लगता है कि 90% क्वेश्चन आ जाएगा सीपीसी में। भाई 5 दिन ही बताया गया, 6 दिन, लेकिन आपका इतना बताया गया डिटेल में, कोई शॉर्टकट में नहीं चला। शॉर्टकट में चलता तो एक दिन में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन आपका इतना डिटेल में चला है कि चाहें आपका अधिवक्ताओं का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। और और सबसे बड़ी नकल किसमें होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक देखिए आपका अब 3 धाराएं बची हैं। तो भाई आपका कल एग्ज़ाम है, आपका फिर सतर्कता बरतना है कि आपका बार काउंसिल के एग्ज़ाम में जो पहले क्वेश्चन आए उसको करिए, जो ना आए उस पर विचार करिए। और जब 1 घंटा बचेगा तो आपका 90% स्कूलों में 1000 दीजिए, साल पेपर लीजिए। और जैसे ही आधा घंटा बचेगा तो आपका 500, और 10 मिनट बचेगा तो फ्री में बांटा जाएगा। तो लाभ अगर उठाना हो तो मोबाइल वोबाइल अलाउ ही रहता है, सभी लोग मोबाइल लेकर जाते हैं। बैग और कापी किताब भर कर जाइए, आपका बेयरेक्ट लेकर जाइए, वैसे भी बेयरेक्ट में मिलेगा नहीं। जो क्वेश्चन आ जाता है बेयरेक्ट में मिलता ही नहीं। आपका खूब लोग पोथी पतरा 10-10 बेयरेक्ट लेकर जाएंगे, 20-20, लेकिन बेयरेक्ट में मिलेगा ही नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या बन जाता है पहले समझिए। बेयरेक्ट, जैसे कि आपका एक दो क्वेश्चन बताते हैं जो यूपीजे में भी आता है। सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 162 पर आया था पिछली बार, कि अगर पुलिस कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है 161 सीआरपीसी के तहत, तो उसका एविडेंस में प्रयोग 162 में दिया है, तो किसके लिए होगा? तो जो लड़का बस आपका संपुष्टि के लिए, उसमें दिया था विरोध के लिए। अब विरोध मैंने खंडन किताब में दिया है, कंट्राडिक्शन। अब कई लड़के विरोध क्या होता है, अरे भाई विरोध मैंने खंडन, और क्या विरोध हो गया? विरोध मतलब उसका आप विरोध करिए, खंडित करिए कि ये गलत बात है। तो इन अब एक शब्द उस वहीं लिखा है आपका, तो 20 लाइन पढ़ेंगे तो एक शब्द आपका क्या मिलेगा? खंडन। अब 122 आपका पूछा गया था एविडेंस में, देखिए वो मॉडल कि आपका क्या विवाह विघटन के पश्चात भी जो विवाह के दौरान संसूचना दी गई थी पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को, प्रोटेक्ट रहेगी कि नहीं, संरक्षित रहेगी कि नहीं? तुम विवाह विघटन के बाद भी रहेगी, मरने के बाद भी। आपका केस आया, और केस आपका कौन सा केस है? आपका टीजे पोनान था ना, टीजे पोनान का केस आया। तो अब ये तो शब्द लिखा ही नहीं गया बेयरेक्ट में। भाई बेयरेक्ट में ये बात तो लिखी नहीं गई है, तो अब बेयरेक्ट खोदते रहिए कहाँ है। और भाई जो नहीं पढ़ा है वो धारा ही जानता है, नहीं तो खोज कहाँ पाएगा। हाँ ये है कि जो आपका ये ट्रिब्यूनल वाला या आपका औद्योगिक विवाद वाला पूछा जाता है, प्रोफेशनल इथिक्स, उसमें थोड़ा खोज सकते हैं आपका अगर समय रहे तब। वैसे बेरेक्ट अलाउ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से। तो देखिए धारा 9 शुरू किया जाए।
आपका द सूट ऑफ सिविल नेचर, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बना है। द सूट ऑफ सिविल नेचर, दीवानी प्रकृति का वाद। देखिए आपका कौन मुकदमा दीवानी प्रकृति का होगा, इसका उल्लेख धारा 9 के आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में किया गया है। 1, पहले स्पष्टीकरण 1 पढ़ा जाता है। जिस वाद में पद या संपत्ति संबंधी अधिकार विवादित हो, प्रतिवादित हो, वहीं द सूट ऑफ सिविल नेचर या नागरिक प्रकृति का वाद या दीवानी प्रकृति का वाद कहा जाएगा। याद रखिए, जिस वाद में किसको लेकर विवाद हो, ऑफिस को या प्रॉपर्टी को, उसी वाद को हम क्या कहेंगे, द सूट ऑफ सिविल नेचर। ये कहाँ दिया गया है, तो आपका धारा 9 के एक्सप्लेनेशन नंबर किस में, फर्स्ट में, ये याद रखना है। अब बैरक की भाषा देखिए जब तक वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। यानी कि जब तक वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। अब यहाँ आपका 2 नियम निकला। इसका मतलब ये निकला कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सिविल न्यायालयों पर रोक लगाती हैं, वर्जन करती हैं, बार करती हैं कि आप इन मामलों को नहीं देख सकते, आपके बस की बात नहीं है। जैसे कि आपका ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आने वाले मामले, तो मैं माइनर में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का जब भरण पोषण अधिनियम पढ़ा रहा था, तो सेक्शन 7 के तहत ट्रिब्यूनल या भरण पोषण अधिकरण गठित कराया था और लिखा गया था कि आपका और भी धाराएं हैं कि जो मामले मेंटेनेंस के होंगे वह सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर क्या लगा दी गई है, रोक। या तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत या जो धारा 7 में ट्रिब्यूनल है आपका, उसमें जाएगा। सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर स्पष्ट रूप से क्या लगा दी गई है, इसको वर्जन कहते हैं। तो रोक कैसी हो सकती है, या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस समझिए, एक्सप्रेस का मतलब ये हुआ कि किसी कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये मामला सिविल न्यायालय में नहीं जाएगा, तो हम इसको वर्जन या रोक कैसा कहेंगे, आपका एक्सप्रेस या अभिव्यक्त। विवक्षित का मतलब हुआ कानून में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन ये लोक नीति के आधार पर ये माना जाता है कि ऐसे मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं। जैसे पब्लिक पॉलिसी के मामले, सरकार जो नीतियां बनाती है, जैसे नोटबंदी की नीति, तो सरकार यही कह रही थी कि ये पब्लिक पॉलिसी का मामला है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना, और कहाँ दिया ही, अभी फैसला सभी पर आ गया, आपका कोई दखल नहीं दिया। न्यायालय ने कह दिया कि सब ठीक है, कोई दखल नहीं दिया कोर्ट ने, मैं बता दूं, भले याचिका दायर की गई हो। दूसरा आपका जो सबसे उत्तम उदाहरण इम्प्लाइड का है, विवक्षित का, कानून में लिखा नहीं गया है फिर भी सिविल न्यायालय उस मामले का संज्ञान नहीं करते, उसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ स्टेट। एक्ट ऑफ स्टेट माने राज्यकृत। राज्यकृत का मतलब ये हुआ कि किसी देश का लोक सेवक किसी दूसरे देश में जाकर दूसरे देश के नागरिक के प्रति टाट करता है, अपकृत या दुष्कृत करता है, तो वह देश या उस देश का नागरिक भारत के न्यायालयों में कोई क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा, ये कहीं कानून में नहीं है, बल्कि ये पब्लिक पॉलिसी के आधार पर सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर कैसी रोक लगाई गई है, इम्प्लाइड की एक्सप्रेस। इम्प्लाइड विवक्षित उसी को कहते हैं इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मैंने लिखा गया हो, इम्प्लाइड मैंने लिखा। इसके अलावा जितने सिविल न्यायालय हैं
सिविल न्यायालय सभी मुकदमों का क्या करेंगे, संज्ञान करेंगे और विचारण करेंगे कि नहीं करेंगे। अब एक लिस्ट लास्ट में आती है कि कौन सिविल मुकदमा है और कौन नहीं है। अब वो लिस्ट भाई आपका थोड़ा याद करना मुश्किल रहता है आपका, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बना हम लिखवा दे रहे हैं। लिखिए, निम्नलिखित सिविल वाद नहीं है। नहीं वाला आसान है, 5-6 लिख लीजिए, इसके बाद जो आए हैं मार दीजिएगा। और क्या करेंगे। निम्नलिखित मुकदमे सिविल वाद नहीं है। लिखिए, राजनैतिक मामले, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, राहुल जी की हो कि सोनिया हो कि गहलोत हो। अब ये का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में। तो राजनैतिक मामले पार्टियां निपटा लें, आपका कोर्ट का दरवाजा न खटखटाएं। पर लिख लिए राजनैतिक मामले। दूसरा, लोकनीति से संबंधित मामले, हल्का तेजी लाइए, 2 धारा और बची हैं। पब्लिक पॉलिसी। तीसरा, सामाजिक प्रकृति के मामले, सोशल नेचर। सामाजिक प्रकृति का मामला एक बताइए। मान लीजिए कि पप्पू की शादी होनी थी और गप्पू ने ये वादा किया था कि हम तुम्हारे शादी में आएंगे और गया ही नहीं। तो आप लोग बताइए, ये जो मामला होगा ये सामाजिक मामला होगा कि विधिक। तो क्या कोर्ट में जाएंगे कि हमारे शादी में आया नहीं। साथ साथ टहलने का वादा सामाजिक है कि विधिक। सामाजिक। जाति भोज में जाना, जाति समारोह में, सामाजिक। अगला लिखिए आपका, केवल गरिमा से संबंधित बात। गरिमा नहीं, केवल गरिमा। मात्र लगा दीजिएगा, केवल मने मात्र, बहुत बड़ा शब्द है मात्र। मात्र गरिमा। अगला लिखिए, ऐसा मामला जिसमें मुख्य प्रश्न जाति को लेकर हो। ऐसा मामला जिसमें मुख्य प्रश्न जाति हो। ये भी कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगला, ऐसा मामला जिसमें मुख्य प्रश्न धार्मिक कर्मकांड हो। ऐसा मामला जिसमें मुख्य प्रश्न धार्मिक कर्मकांड हो। एक पूछा जाता है, थोड़ा 2 लाइन याद रखिए, धार्मिक कर्मकांड हो। 2 लाइन थोड़ा याद रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को जाति से निष्कासित किया जाता है तब वह सिविल वाद ला सकता है। और गरिमा का, अगर केवल गरिमा नहीं, अगर गरिमा का वायलेशन किया जाता है तो ये तो आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन केवल गरिमा नहीं। गरिमा और केवल गरिमा में अंतर है। आइए धारा 10 चला जाए, अब समय नहीं है ज़्यादा। आपका धारा 10 में सिद्धांत देखना है। धारा 10 में रेस सब जुडिस का सिद्धांत है, या इसको कहते हैं, लिख लीजिए बैरक पर या कहीं, वाद का रोधन का सिद्धांत, वाद का रोक दिया जाना, या विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, विचाराधीन मामलों का सिद्धांत, या इंग्लिश वर्जन रेस सब जुडिस। रेस का मतलब हुआ एथिंग्स, और आपका सब का मतलब हुआ अंडर, और जुडिस मतलब जुडिशियल कंसिडरेशन। यानी कि एक ऐसा मामला जो न्यायालय के विचार के अंतर्गत हो। तो सतर्क रहिएगा। अगर कोई विवाद न्यायालय के विचार के अंतर्गत है और उसी विवाद को लेकर अगर वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि
कोई नया वाद दायर करते हैं तो जो पश्चातवर्ती वाद होगा नया, वह न्यायालय खारिज नहीं करेगा, उसके विचारण पर क्या लगा देगा? रोक। तो धारा 10 संज्ञान पर रोक लगाती है कि विचारण पर? विचारण पर। कब तक विचारण पर रोक लगाएगा आपका? जब तक कि पहले मामले में फैसला न आ जाए। तो बताइए, विचारण पर जो रोक लगाया गया है, यह आपका डिक्री होगा कि आदेश? आदेश। अब आदेश को दो भागों में मैंने बांटा था, एक अपीलीय और एक अपीलीय। तो अपील किन आदेशों की होगी? जिनका वर्णन धारा 104 के क्लाज 1 या आदेश 43 के रूल 1 में दिया गया है। तो धारा 10 तो कहीं लिस्ट में नहीं है, यानी कि धारा 10 के आदेश की कोई अपील नहीं होगी। अब समस्या ये आई कि जब अपील नहीं होगी कोई आपका, कह सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका होगा क्या? तो कल ही मैं बताया था कि कहीं कोई अपील का प्रावधान न हो तो ऐसी कंडीशन में आप करते क्या हैं? तो अपील का प्रावधान न हो तो क्या किया कराया जाता है? रिवीजन। बताया गया था ना। तो धारा 10 के आदेश के विरुद्ध क्या उपचार है? निर्देश, अपील, रिवीजन। इनमें से कोई नहीं, रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण। 115 सीपीसी की कौन सी धारा? 115। आइए, अब उतना भाई देखना संभव नहीं, 11 आ जाए लास्ट में, क्योंकि समय कम है तो इसको समाप्त किया जाए। रेस जूडिकेटा। रेस का मतलब ए थिंग्स हुआ और जूडिकेटा का मतलब ऑलरेडी एड जज्ड, अर्थात एक ऐसा विषय, एक ऐसा मामला, एक ऐसी चीज जिस पर कि पहले से ही न्यायालय का फैसला आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी में किसी मामले को लेकर एक बार मुकदमा चला, उस मुकदमे में फैसला आ गया, तो ए या बी या इनके उत्तराधिकारी अगर उसी मामले को लेकर नया मुकदमा दायर करते हैं तो धारा 11 कहती है कि वह मुकदमा स्थगित किया जाएगा कि डिसमिस किया जाएगा, रोका जाएगा कि खारिज? खारिज। तो धारा 10 किस पर रोक लगाती थी? विचारण पर। और धारा 11 संज्ञान और विचारण दोनों पर, यानी कि आपका दोनों पर रोक लगाती हैं। डिसमिस हो जाएगा, यानी कि एक ही वाद हेतु के लिए किसी व्यक्ति को एक बार तंग किया जाना चाहिए कि एक से अधिक बार? एक बार, एक से अधिक बार नहीं। अब इसमें आपका रे जुडिकेटा का सिद्धांत कहाँ समाहित है? तो 11 में।